आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आजकल हमारी जो सीरीज चल रही है वीकली करंट अफेयर्स की, उसी सीरीज की आज हम नेक्स्ट जो है वीडियो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 15 जो सितंबर से लेके 22 सितंबर तक के जो करंट अफेयर्स हैं, क्वेश्चंस हैं उनके। तो वो कौन कौन से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, सीधे देखते हैं वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन हैं इस वीक में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो कौन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने हितधारकों और अधिकारियों के बीच संचार में सुधार के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? तो जो जन सुनवाई पोर्टल किस जो है मंत्रालय ने लॉन्च किया है, किसके लिए? हितधारकों और अधिकारियों के बीच संचार में सुधार के लिए। तो चार ऑप्शंस हैं। पहला क्या है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, फिर है विद्युत मंत्रालय, फिर है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, और फिर है रक्षा मंत्रालय। तो इसमें से जो सही आंसर होने वाला है वो हम देखते हैं कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने, इसमें थोड़ा विवरण देख लेते हैं। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने वाणिज्य विभाग द्वारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है, और इस पोर्टल का उद्देश्य जो है क्या है, व्यापार और उद्योग के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक सीधा और पारदर्शी चैनल प्रदान करके हितधारकों और अधिकारियों के बीच संचार में सुधार करना है। यह लोगों को कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता को खत्म करते हुए ऑनलाइन शिकायत करने की अनुमति देता है, और पोर्टल समस्या समाधान को सरल बनाकर वाणिज्य और व्यापार क्षेत्रों को बढ़ावा देने में मदद करता है। यानी कि इसका जो मेन मोटिव क्या है, व्यापार और उद्योग में जो है हितधारक हैं या फिर व्यापारी अधिकारी वगैरह, उनके बीच संचार जो है सही तरीके से हो सके, उसके लिए यह पोर्टल डेवलप किया गया है। ठीक है, इसी के बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB का नया सदस्य बना है? तो चार ऑप्शंस इसमें भी हैं। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो नया सदस्य कौन बना है? तो चार ऑप्शंस, पहला है अल्जीरिया, दूसरा पेरू, तीसरा सिंगापुर, चौथा कंबोडिया। तो इसका सही आंसर होने वाला है पहला ऑप्शन सही होगा, यानी अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है, जिसे आधिकारिक तौर पर सितंबर 2024 में सदस्यता की दर्जा प्राप्त होगा। और अल्जीरिया से पहले बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और मिस्र जैसे देश भी NDB में शामिल हुए थे। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये ब्रिक्स देशों, यानी ब्रिक्स देश कौन से हैं, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, ये ब्रिक्स देश कहलाते हैं। इनके द्वारा स्थापित एक ये बहुपक्षीय विकास बैंक है। कौन सा बैंक? ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। तो टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत द्वारा हाल ही में कौन सा जो है मिशन जो है ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो इसका जो सही चारों ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑपरेशन विकास है, ऑपरेशन सद्भाव, ऑपरेशन वीर और ऑपरेशन कावेरी। तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर इसका क्या होने वाला है? तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है भारत ने मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए? तो ऑपरेशन सद्भाव, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही है, ऑपरेशन सद्भाव। अब देख लेते हैं डिटेल इसका क्या है। तो भारत ने यागी तूफान से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है। और इस साल एशिया के सबसे शक्तिशाली तूफान के कारण इन देशों को भारी बाढ़ का सामना करना पड़ा, और भारत ने INS सतपुरा के जरिए म्यांमार को 10 टन सहायता भेजी एवं वियतनाम को 35 टन और लाओस को 10 टन सहायता भेजी, जिसमें दवाएं, मच्छरदानी, कंबल, वाटर प्योरीफायर आदि प्रकार की सामग्रियां जो हैं शामिल है। यानी कि ऑपरेशन सद्भाव भारत ने चला करके यागी तूफान से प्रभावित देशों को मदद प्रदान की है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन सद्भाव है ये। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो विश्व ओजोन दिवस 2024 का विषय क्या है? तो विश्व ओजोन दिवस 2024 का विषय क्या है? तो चार ऑप्शंस हैं इसमें। पहला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाना, दूसरा शांत रहे और आगे बढ़े, तीसरा है पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग, और चौथा क्या है? तो जीवन के लिए ओजोन। तो चारों में से सही आंसर होने वाला है ए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाना। ये जो है विषय है किसका? विश्व ओजोन दिवस 2024 का। और इसका विवरण थोड़ा देखते हैं। तो ओजोन परत क्षरण के बारे में
जागरूकता बढ़ाने के लिए 1995 से 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और भारत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत ओजोन सेल राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर इस दिन को मनाता है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में 1994 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन की स्थापना की गई थी। और 30वें विश्व ओजोन दिवस 2024 का विषय यही है, क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु क्रियाकलापों को आगे बढ़ाना। यानी कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किया गया था, जिसमें कहा गया था कि हम ये काम जो है जलवायु परिवर्तन के संबंध में या ओजोन लेयर को मजबूत करने के लिए करेंगे, तो उसी को जो है संकल्पों को क्या करना है, एक्टिवेट करना है, उसी क्रियाकलापों को आगे बढ़ाना है। इस विश्व ओजोन दिवस 2024 का असल उद्देश्य। ठीक है, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, देखते हैं 5वां क्वेश्चन। तो हाल ही में भारत के वित्त मंत्री द्वारा शुरू की गई एनपीएस वात्सल्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो एनपीएस वात्सल्य योजना जो है हाल ही में काफ़ी चर्चा में रही योजना। तो अब देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो पहले तो देखते हैं 4 ऑप्शंस। पहला क्या है ऑप्शन, माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों की भविष्य की वित्तीय ज़रूरतों के लिए योजना बनाने में मदद करना। दूसरा, छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण प्रदान करना। तीसरा, आदिवासी परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। चौथा क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर इसका होगा ए, यानी कि माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों की भविष्य की वित्तीय जरूरतों को लिए योजना बनाने में मदद करता है। कौन? एनपीएस वात्सल्य योजना। अब इस योजना का थोड़ा डिटेल जानते हैं। तो क्या है ये? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 17 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में नाबालिगों के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की है। और इस एनपीएस वात्सल्य को पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए द्वारा विनियमित किया गया है। और यह माता पिता या अभिभावकों को भविष्य की वित्तीय जरूरतों के लिए बचत करने के लिए अपने बच्चों के लिए खाता खोलने की अनुमति देता है। और बच्चे के 18 वर्ष का होने तक धन जमा होता रहता है, जिसके बाद उन्हें एक मानक एनपीएस खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यानी कि कुल मिला के ये जो योजना है वो बच्चों के भविष्य के उद्देश्य से जो है डिज़ाइन की गई है, ताकि वो 18 साल तक के हों तो पैसा एक मुश्त जो है उन्हें मिल सके। ठीक है, या फिर जो है थोड़ा थोड़ा होता रहे और भविष्य में जब उन्हें ज़रूरत पड़े तो उनके लिए इकट्ठा पैसा मिल सके बच्चों के लिए। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही की में खबरों में रही सुभद्रा योजना किस राज्य की सबसे बड़ी महिला केंद्रित योजना है? तो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सुभद्रा योजना किस राज्य की महिला केंद्रित योजना है? तो 4 ऑप्शंस में है उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार और राजस्थान। तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर जो होने वाला है वो क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि उड़ीसा। अब इसका डिटेल देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 74वें जन्मदिन पर जो है ओडिशा की सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया। और सुभद्रा योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है, जिसके तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को 5 वर्षों में 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, जिसमें 25 लाख महिलाओं को 1250 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से मतलब क्या है योजना? ये आपने मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा जरूर, लाडली बहना योजना चलती है। उसके तहत प्रत्येक महिला को 1250 रुपये महीने दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसमें जो है 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को सुभद्रा योजना के तहत पूरे 5 वर्षों में 50,000 रुपये की रकम दी जाएगी। ठीक है, अब चाहे वो किस्तों में दी जाए, चाहे जैसे फाइनली एक साथ ही दी जाए, वो तो सर वहाँ का मैटर है ना। चलते हैं, अब हम देखते हैं नीचे अगला क्वेश्चन क्या है। तो हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है एसएसबी के महानिदेशक के रूप में? तो 4 ऑप्शन हैं, विक्रांत ठाकुर, दलजीत सिंह चौधरी, अमृत मोहन प्रसाद, सचिन सिन्हा। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन होगा सी, अमृत मोहन प्रसाद। अमृत मोहन प्रसाद जो हैं इनको एसएसबी का जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और इसमें अब हम डिटेल थोड़ा देखते हैं। तो ओडिशा कैडर के वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी अमृत मोहन को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और वे वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। और सशस्त्र सीमा बल जो है एसएसबी, यानी कि जिनका इन्हें मुखिया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ये करता क्या है? तो ये एसएसबी जो है सशस्त्र सीमा बल नेपाल और भूटान के साथ भारत की सीमाओं की
रक्षा करता है। सीमा पार अपराध और तस्करी को भी ये रोकने का कार्य करती है। कौन? सशस्त्र सीमा बल। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हाल ही में पोर्ट, सिपरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने किस ओलंपिक पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो 4 ऑप्शंस इसमें भी हैं। पहला है सबरजोत सिंह, मनु भाकर, विजय कुमार और स्वप्निल कुसाले। तो चारों ऑप्शन में से सिपरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो सही आंसर होगा बी, यानी कि मनु भाकर। मनु भाकर को जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब डिटेल देखते हैं थोड़ा। तो डिटेल में क्या है? सेंट्रल पोर्ट, सिपरानी और जलमार्ग मिनिस्ट्री ने 2 बार ओलंपिक पदक विजेता राइडर मनु भाकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और 17 सितंबर 2024 को चेन्नई, तमिलनाडु में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसकी घोषणा की। यानी कि जो ये अवार्ड जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये किसे? मनु भाकर को बनाया गया, क्योंकि इन्होंने हाल ही में हुए ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं। और मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता था? तो ये कांस्य पदक जीते थे इन्होंने दोनों ही। ठीक है। एक संयुक्त रूप से जीता था और एक सिंगल, एक जो है पर्टिकुलर एक सिंगल के रूप में, है ना। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन होने वाला है पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जो है किस देश ने जीती? तो इसमें भी 4 ऑप्शंस दिया गया है। 4 ऑप्शंस में क्या क्या है? पहला भारत है, फिर चीन है, पाकिस्तान है, इसके बाद दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। तो चारों ऑप्शंस में सही आंसर इसका क्या होने वाला है? तो पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 भारत ने जीत ली है। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। और डिटेल थोड़ा देखते हैं। तो डिटेल में क्या है? तो डिटेल ये है कि हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 17 सितंबर 2024 को 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का रिकॉर्ड बनाया जीत करके। और भारत ने चीन को मोकी हॉकी ट्रेनिंग बेस में आयोजित फाइनल में चीन को कितने से हरा दिया? 1-0 से हरा दिया। और भारत ने इससे पहले 2011, 16, 18, 2023 में भी ट्रॉफी जो है चैंपियनशिप ये वाली जीती थी। और यह लगातार 5वीं बार जीता है। इसके बाद भारत टूर्नामेंट में अजय रहा। उन्होंने चीन, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और पाकिस्तान को हराया। मतलब ये जो टूर्नामेंट जब से शुरू हुआ है तो भारत ने उसमें जो भाग लिया उसमें भारत लगातार अजय रहा। भारत की जिस से भिड़ंत हुई, जिस देश से, सबसे भारत जो है जीता है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देश की पहली नमो भारत रैपिड टेल का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? तो 4 ऑप्शंस है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। तो चारों ऑप्शंस में जो सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन क्या होगा? तो गुजरात ऑप्शन इसका सही होने वाला है। ठीक है। और इसका डिटेल देख लेते हैं। तो भारत की पहली वंदे मेट्रो सेवा का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 सितंबर को भुज से अहमदाबाद के बीच चलने वाली इस सेवा का वर्चुअली जो है शुभारंभ किया है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कई अन्य वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई है। ठीक है। यानी कि ये कहाँ से शुरू की गई है? तो गुजरात से। ठीक है। आप ये ध्यान रखेंगे क्योंकि ये पहली नमो भारत रैपिड रेल है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, सीधे देखते हैं जो है अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन होने वाला है 11वां क्वेश्चन क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? तो पहली पाकिस्तानी महिला का नाम पूछा जा रहा है कि कौन है जिन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला का नाम। ठीक है। तो 4 ऑप्शंस हैं, सना मीर, सलीमा इम्तियाज़, कायनात इम्तियाज़ और इनमें से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होने वाला है? तो सही आंसर होगा इसका बी ऑप्शन सही होने वाला है, सलीमा इम्तियाज़। सलीमा इम्तियाज़ जो है जो पहली पाकिस्तानी महिला बन गई हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली। ठीक है। और इसका विवरण थोड़ा देख लेते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की कि सलीमा इम्तियाज़ आईसीसी के डेवलपमेंट अंपायर पैनल में नामांकित हो गई हैं, जो पहली पाकिस्तानी महिला हैं जिन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। और इसके साथ ही वह महिला द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय मैच और आईसीसी की महिला प्रतियोगियों में अंपायरिंग कर पाएंगी। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में कौन सा शहर उभरा है? तो सबसे बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में कौन सा शहर उभर रहा है? तो 4 ऑप्शन हैं इसमें, आगरा, वाराणसी,
अयोध्या, प्रयागराज। तो चारों ऑप्शन में से इसमें सही आंसर क्या होने वाला है? तो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में कौन सा शहर उभरा है? तो चारों ऑप्शन सही आंसर है क्या? सी, अयोध्या। ठीक है, तो अयोध्या के बारे में अब डिटेल थोड़ा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का क्या है। तो रामनगरी अयोध्या ने वाराणसी को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन आकर्षण केंद्र बनने का गौरव हासिल किया है। इस साल के पहले 6 महीने में अयोध्या में 11 करोड़ देसी और विदेशी पर्यटक पहुंचे, जबकि वाराणसी में 4.61 करोड़ पर्यटक आए। मतलब लगभग बनारस में जितने आए उसके लगभग पूरे डबल। ठीक है ना, उससे डबल से भी ज़्यादा जो पर्यटक कहाँ पहुँच गए? तो ये अयोध्या में पहुँचे हैं। ठीक है, अभी चूँकि हाल ही में जो है काफ़ी जो है अयोध्या बना है मंदिर इसका, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं और दर्शन करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव वाला जो हाल ही में मोदी सरकार ने कैबिनेट में इसकी मंजूरी भी दे दी है, तो ये किस समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी जो ठीक है, तो इसके अप्रूवल मिला है। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, रामनाथ सिंह, राजकिशोर सिंह, प्रतिभा पाटिल, अनुराग ठाकुर। तो चारों ऑप्शन में सही आंसर होने वाला है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जी की ये मुखिया थे इस समिति के, और इन्होंने ही ये सिफारिश की थी। अब इसमें थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, और इसका प्रस्ताव लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनावों को एक साथ कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और उसके लिए क्या हो गया है? अप्रूवल मिल गया है। तो सरकार का प्रयास ये है, मोदी सरकार का, कि 2029 में जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, तो उसी में सारे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ ही हों। ठीक है, ये ऐसा जो है सोच रही है केंद्र सरकार। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं। चारों ऑप्शंस कौन कौन से? अवनी चतुर्वेदी, राधिका माथुर, मोहना सिंह, अदिति चौहान। तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होने वाला है? तो सही आंसर होने वाला है मोहना सिंह। सी ऑप्शन जो है सही है। अब डिटेल थोड़ा देखते हैं। तो स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह ने भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं, और वह भारत के स्वदेशी मेड इन इंडिया LCA तेजस फाइटर जेट के स्क्वाड्रन का संचालन कर रही हैं। और मोहना सिंह जोधपुर में हाल ही में हुए अभ्यास तरंग शक्ति में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है? तो सही आंसर इसके 4 ऑप्शंस में से सही आंसर होने वाला है क्या? तो पीयूष गोयल। सी ऑप्शन इसका सही होने वाला है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो हैं, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री पहल का शुभारंभ किया। यानी कि भास्कर, इसका जो है फुल फॉर्म भास्कर का क्या है यहाँ पर? तो भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। भास्कर प्लेटफॉर्म जो है स्टार्टअप निवेशकों, सलाहकारों, छात्रों को इंटर और इंट्रा हितधारक बातचीत की सुविधा के लिए पोर्टल के साथ रजिस्टर करने में मदद करेगा। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो इसमें 4 ऑप्शंस इसमें भी हैं। चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए केंद्रीय कैबिनेट ने? तो 4 ऑप्शंस में 2004.06 करोड़, 2104.06 करोड़, 2204.06 करोड़, फिर है 2304.06 करोड़। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो सही आंसर होने वाला है बी, 2104.06 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं चंद्रयान 4 मिशन के लिए केंद्र सरकार ने। और इसमें डिटेल देखते हैं। तो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो अब चंद्रयान 4 मिशन की तैयारी में है, और केंद्र सरकार ने हाल ही में चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दे दी है। और इस मिशन का कुल बजट 2104 करोड़ रुपए है, जिसमें अंतरिक्ष यान का विकास, 2 LVM-3 लॉन्च, डीप स्पेस नेटवर्क समर्थन और विशेष परीक्षण शामिल है। कैबिनेट ने साथ ही शुक्र ऑर्बिटर मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च वाहन विकास योजना को भी स्वीकृति दे दी है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि कौन सा अगला क्वेश्चन है।
तो अगला क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं जैसा कि है दिख रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, अनुराग गर्ग, दूसरा है राजीव कुमार, तीसरा क्या है, अजय श्रीवास्तव, चौथा है कुलदीप सिन्हा। तो इसका सही आंसर होने वाला है ए, अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग को जो है केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी अनुराग गर्ग को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी का नया महानिदेशक नियुक्त कर दिया है। वह हिमाचल प्रदेश कैडर के साल 1993 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं और अनुराग गर्ग वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हाल ही में जफर हसन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो हाल ही में जफर हसन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो 4 ऑप्शन है इसमें, कतर है, जॉर्डन है, इराक है और ईरान। तो जफर हसन कहाँ के प्रधानमंत्री बने, तो इसका सही आंसर बी होने वाला है, जॉर्डन। अब जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने विसार खसाबने की जगह जाफ़र हसन को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब हसन जो हैं ये फ़िलिस्तीनियों का समर्थन करने का इनको निर्देश दिया गया है हसन को, और वह गाज़ा युद्ध के आर्थिक प्रभाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। कौन, यहाँ के प्रधानमंत्री नए वाले। ठीक है, और जॉर्डन मध्य पूर्व एशिया, अफ्रीका, यूरोप के बीच स्थित है। इसका सीमा जो है सऊदी अरब, इराक, सीरिया, इजराइल और फ़िलिस्तीन के पश्चिमी तट से लगती है। इसके बाद चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगानाथन ने कौन सा पदक जीता है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन हैं, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर कोई भी पदक नहीं। तो चारों ऑप्शन में सही आंसर होगा कांस्य पदक। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में जो है इन्होंने जीता है धनुष लोगानाथन ने कौन सा पदक, कांस्य पदक। और ये स्पेन में IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 55 किलोग्राम स्पर्धा में कांस्य पदक इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और लास्ट क्वेश्चन की है ना। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन जो है किस जगह मतलब कहाँ आयोजित किया जाना है। तो इन चारों ऑप्शन में से 4 ऑप्शंस दिए हैं, लंदन है, सिडनी है, ग्लासगो है और रोम। तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होने वाला है, तो सही आंसर होगा ग्लासगो। ग्लासगो क्या है, ग्लासगो कहाँ है, तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो कि है में किया जाएगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई शहर विक्टोरिया ने बढ़ती लागतों को जिम्मेदार ठहराते हुए जुलाई 2023 में अचानक 2026 से खेलों की मेज़बानी से अपना नाम वापस ले लिया था और ग्लासगो 10 साल पहले राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कर चुका है। यानी कि इससे पहले जो ग्लासगो में होने वाला है जो है राष्ट्रमंडल खेल 2026 का, इससे पहले कहाँ होने वाला था, तो ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अचानक 2023 में इसे मना कर दिया मेज़बानी लेने के लिए। और कारण क्या बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है खर्चीले प्रोग्राम हो गए हैं। ठीक है, इनकी लागत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, और उतना फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, यह करते हुए ठुकरा दिया था, जिसके बाद इसकी मेज़बानी ग्लासगो स्कॉटलैंड को मिल गई है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने लगभग करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया जो कि वीकली करंट अफेयर्स इस हफ्ते में बने हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए। तो आज के लिए फ्रेंड्स वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।